बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी पीआरटी की तैयारी आज हम लोग शुरू करेंगे। आज से हम लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीपीएससी पीआरटी की पूरी तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। तो आज से इसके क्लासेस आने शुरू हो जाएंगे और जितने भी क्लासेस हैं वो सारे हमारे इसी चैनल पे आते रहेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके और इन सारे क्लासेस के बेनिफिट आप ले सकें। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैंने साइंस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है और 30-30 प्रश्नों को लेकर के मैं आता रहूँगा और इसके साथ साथ अन्य विषयों के ऊपर भी काम चल रहा है। तो जैसे जैसे नोट्स तैयार होते जाएंगे क्वेश्चन बैंक तैयार होते जाएगा और उसके ऊपर क्लासेस आते जाएंगे। तो बने रहेंगे, धैर्य के साथ बनाए रखेंगे ताकि आप लोगों को जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी नोट्स हैं, क्वालिटी जानकारी है वो मिल सके। क्योंकि मैं सारे जो ओरिजिनल बुक्स हैं एससीईआरटी के, एनसीईआरटी के दोनों से मैं क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जितने भी पॉइंट्स सिलेबस में दिए, जितने भी टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए गए हैं वो सारे टॉपिक के ऊपर क्लासेस आएंगे और पर्याप्त मात्रा में सवालों को भी रखा गया है और अच्छे सवालों को तैयार किया गया है ताकि आप लोगों को बीपीएससी का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो इन प्रश्नों को देखने के बाद आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ ये प्रश्न जो है वो सटीक है, टू द पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। तो आइए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल एवं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं जहां पर आप लोगों को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां एवं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहला सवाल लेंगे, इष्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? इष्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ये देखिए क्लास 8 से सवाल लिया गया है और ये जो क्वेश्चन बैंक है मुख्य रूप से क्लास 8 के बुक से तैयार किया गया है। तो क्लास 8 के बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है। इसके बाद मेरा फोकस होगा क्लास 9 और 10 के बुक्स के ऊपर, साथ ही 6 और 7 के बुक से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाएगा ताकि 6 से लेकर के 10 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लिए तैयार हो जाए और प्रश्नों का एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए और जिसमें लगभग सारे सवाल आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल है कि इष्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? यह आपके सूक्ष्मजीव जगत से लिया गया सवाल है और इष्ट का उपयोग करके हम लोग एल्कोहल का निर्माण करते हैं, एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है और इसकी एक विधि भी बताई गई है। वह विधि इस प्रकार से है कि आप एक गिलास पानी लीजिए और इस पानी में 2 चम्मच चीनी को घोल देना है और चीनी घोलने के बाद इसमें 1 चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाना है और इसे धूप में रख देना है। ठीक है, सनलाइट में रख देना है। सनलाइट में 4 से 5 घंटे रखने के बाद हम देखते हैं कि यह चीनी जो है, चीनी का घोल जो है वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और चीनी से इस प्रकार से ईस्ट के द्वारा एल्कोहल में परिवर्तन करना यह किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए एक ही टॉपिक से आपको कई सारे टॉपिक मिलेंगे, यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे एक एक सवाल से जुड़े हुए उन सभी के ऊपर प्रयास रहेगा कि डिस्कस किया जाए। और मैं यहाँ आप लोगों को एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं लगता है कि कोई सवाल मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है, त्रुटि हुई है तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट करके इसकी जानकारी दे देंगे और जहाँ तक हो सकेगा सुधार करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग जो हमारे क्लासेस देख रहे हैं वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। आपको केवल एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं एज ए टीचर नहीं हूँ, मैं एक गाइड के रूप में आप लोगों के बीच हूँ। तो जैसा कि प्रधान शिक्षक वाले क्लासेस में मैंने बिल्कुल स्पष्ट इसी तरह से बातें कही थी और हमारे जितने भी शिक्षक बंधु थे उन्होंने मेरी एक एक छोटी छोटी गलती पे मेरा ध्यान आकृष्ट करा करके उन गलतियों को शुद्ध करवाया था, सही करवाया था। तो मैं उनका बिल्कुल आभारी रहता हूँ हमेशा। और इसी प्रकार से इस क्लास में, इस तैयारी में भी मेरा यही अप्रोच रहने वाला है।
तो आप लोगों को ये नहीं समझना है कि मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को बल्कि ये समझना है कि मैं एक गाइड की सहायता ले रहा हूँ जो मुझे गाइड करेगा, और जहाँ जहाँ ये गलती करेगा मैं इसे सही करूँगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो प्रतिजैविक कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एल्कोहल है, ईस्ट है, या फिर देखिए पांचवा ऑप्शन मैंने रखा है चूँकि अभी तक बीपीएससी की ओर से स्पष्ट नहीं कहा गया है। हालांकि जो भी बातें उन लोगों ने कही है वहाँ से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि बीपीएससी के एसपीआरटी के एग्जामिनेशन में या फिर अन्य जो शिक्षक भर्ती बहाली की प्रक्रिया होगी उसमें पांचवा ऑप्शन भी रहेगा। तो पांचवा ऑप्शन को इसीलिए मैंने रखा है, एक मजबूरी के तौर पर रखा गया है। पांचवा ऑप्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि ये बीपीएससी का रूल रेगुलेशन है तो इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो पांचवा ऑप्शन मैंने भी यहाँ पे पुट कर दिया है, और कहीं कहीं पे आप लोगों को पांचवें ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट किए हैं जहाँ पे पांचवें ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल है कि प्रतिजैविक कौन सा है? तो प्रतिजैविक इन चार में से एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है? तो देखिए मलेरिया परजीवी, मलेरिया वाले टॉपिक से कई सवाल बनते हैं। उनमें से एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल ये है, और लगभग सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर भी पता है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका सही आंसर है। और इससे संबंधित कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे मलेरिया परजीवी में जो सूक्ष्मजीव होता है वो कौन सा होता है? रोगवाहक सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो मलेरिया का रोगवाहक सूक्ष्मजीव होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, आप लोग नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो भी डिटेल एनालिसिस होगा वो तो क्लासेस के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मलेरिया परजीवी का जो सूक्ष्मजीव होता है, रोगवाहक होता है, यह प्रोटोजोआ है। इसके अलावा इसमें सवाल बनता है मलेरिया रोग का इलाज किस वृक्ष के द्वारा होता है? किस वृक्ष के छाल से होता है? और वो जो दवाई बनती है उस दवाई का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे कि यह सिनकोना वृक्ष के छाल से, सिनकोना वृक्ष के छाल से कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, कुनैन नामक दवाई तैयार की जाती है जिसका इस्तेमाल मलेरिया के इलाज में होता है। तो ये मलेरिया से संबंधित 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इन तीनों का यहाँ पर डिस्कशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? संचरणीय रोग यानी कि एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में फैलने वाले रोग, या प्रदूषित हवा के द्वारा, प्रदूषित जल के द्वारा फैलने वाले रोग जो संचरण करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, एक जो मरीज होगा और उसके कांटेक्ट में आने वाले जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे वे भी वहाँ पे उस बीमारी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे बीमारी को हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी हम लोगों ने पढ़ा है किताबों में कि घरेलू मक्खी जो है वो विभिन्न प्रकार के कचड़ों पे, गंदगियों पे बैठती है और वो आकर के बीमारी फैलाती है। तो बीमारी फैलाने का काम घरेलू मक्खी का है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन घरेलू मक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड और इडली स्पंजी होते हैं। ठीक है, स्पंजी होने का कारण इसका क्या होता है? तो चूँकि ब्रेड और इडली के निर्माण के समय इसमें ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है, ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है और ईस्ट पाउडर मिला करके इसको कुछ देर के लिए रखा जाता है। और जब ईस्ट पाउडर थोड़ा सा मिलाया जाता है, इसमें ईस्ट जीवाणु होते हैं और ईस्ट की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत मात्रा में उत्पन्न होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो वहाँ पर
वो उसको स्पंजी बना देती है। ठीक है, ब्रेड और इडली के फूलने का वही कारण होता है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि होती है, यानी कि बहुत सारे ईस्ट की संख्या वहाँ पर बन जाती है और जब इनकी कोशिकाओं में शोषण होता है तो शोषण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके बुलबुले जब बाहर निकलते हैं तो इडली या ब्रेड फूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक वायरस से होने वाली बीमारी है? अब देखिए, वायरस से होने वाली बीमारी आपको वायरस हो गया, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव हैं जो रोग के कारक बनते हैं, वायरस, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि के द्वारा जो होने वाली बीमारी है, इसका जो लिस्ट है दिया हुआ है क्लास 8 के बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो कोई भी बीमारी किसके कारण होती है इससे संबंधित एक सवाल बनता है साइंस के टॉपिक में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है इस सवाल को कि निम्न में से कौन एक वायरस से होने वाली बीमारी है। अब यहाँ पर 6 रोग है, तो 6 रोग जो है ट्यूबरकुलोसिस, यह जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, वायरस के द्वारा नहीं होती है। टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। पोलियो आपका वायरस के कारण होता है। ठीक है, पोलियो जो है वह वायरस के कारण होता है और यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो पहले ही सवाल में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था कि जब एक गिलास पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी को घोल लिया जाता है और इसमें 1 चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है और फिर इसको 4 से 5 घंटा धूप में रख दिया जाता है, तो फिर यह अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? किण्वन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 के जीवों का मिलान सूची 2 में किए गए उनके कार्यों से कीजिए। अब यहाँ पर सूची 1 में कुछ जीवों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य दिए हुए हैं और इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए, जीवाणु का क्या काम है और यहाँ इधर सारे ऑप्शन हैं। अब देखिए, जो सटीक जो मिलान करने वाला होगा, जिसका आंसर आपको सटीक पता है, पहले आप वहाँ पे जाइए तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, सभी को पता होगा कि दही को जमाने में यह लैक्टोबैसिलस जो है वो काम में आता है। सभी लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है यह दही के जमाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर C का 2 ये ठीक है। उसी प्रकार से राइजोबियम के बारे में सभी ने पढ़ा होगा कि राइजोबियम जो है यह फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है और यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन हमारा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, ये इससे मैच करेगा। ठीक है, तो C का 2 हो गया, B का 1 हो गया। इस प्रकार से ईस्ट जो है, तो ईस्ट का काम क्या है? ब्रेड की बेकिंग। अभी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया कि ब्रेड या फिर इडली के फूलने में ईस्ट की भूमिका होती है। तो ईस्ट का काम क्या हो जाएगा? ब्रेड की बेकिंग। तो डी का हमारा 3 मैच कर रहा है। एक प्रोटोजोआ, अभी हम लोगों ने इसका भी डिस्कशन किया था कि मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ होता है। तो ई का हमारा 4 हो जाएगा। अब है एक विषाणु। तो एक विषाणु यहाँ देखिए 5वां ऑप्शन है हैजा और 6ठा ऑप्शन है एड्स। तो विषाणु के कारण एड्स होता है। ठीक है, और जीवाणु के कारण होता है हैजा। हैजा में जीवाणु का प्रकोप होता है। तो ए का हमारा 5 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 3 हो गया, ई का 4 हो गया और एफ का 6 हो गया। इस तरह से हमारा यहाँ पर मैचिंग टेस्ट कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से आप लोगों को मिलाना है।
ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन पहला सही है। एफ का 6 था, ई का 4, इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक बार फिर से मिलान करने वाला सवाल है और यह सवाल फसल उत्पादन वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें आप लोग देखिएगा खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद, ये फसल उत्पादन वाले चैप्टर से लिया गया सवाल है। तो खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? तो खरीफ फसल में वे फसलें आती हैं जिन्हें हम वर्षा ऋतु के दौरान उपजाते हैं, और वर्षा ऋतु के दौरान मुख्य रूप से धान एवं मक्का उगाई जाती है। तो ए का हमारा 5वां से मिलान होगा। उसी प्रकार से रबी फसल है, तो रबी फसल वैसे फसल को कहते हैं जिन्हें हम लोग शरद ऋतु में यानी कि सर्दियों के मौसम में उपजाते हैं। तो वहाँ आ जाएगा गेहूं, चना और मटर। तो बी का हमारा हो जाएगा 4। रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट, जिसमें केमिकल मिला होता है, फर्टिलाइजर्स जिसको कहते हैं। इसके बाद है कार्बनिक खाद, तो कार्बनिक खाद में आपका आ जाएगा पशु अपशिष्ट एवं पादप अवशेष, इन्हीं के द्वारा हम लोग कार्बनिक खाद बनाते हैं, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी कह देते हैं। वर्मी कंपोस्ट में केचुआ मिल जाता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा मैचिंग टेस्ट हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से आप लोगों को मिलाना है, जो आप लोगों को आता है पहले आप उसको मैच कीजिएगा, फिर जो एक दो को बच जाएगा जिस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा वो भी इस तरह से वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मिलान करने का ये सही तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। रेयॉन एक पूर्ण संश्लेषित रेशा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका रूप रेशम के समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है, इसके रेशों से कालीन बना सकते हैं, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखिए रेयॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रेयॉन एक कृत्रिम संश्लेषित रेशा होता है, ठीक है, और यह आपके क्लास 8 के चैप्टर रेशे वाले चैप्टर से है। कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, वहाँ से इस सवाल को लिया गया है। तो रेयॉन जो है वो पूर्ण संश्लेषित रेशा नहीं होता है, क्योंकि इसे हम लोग काष्ठ लुगदी से प्राप्त करते हैं, यानी कि इसमें जो है किसी वृक्ष के काठ की लुगदी बनाई जाती है। मुख्य रूप से इसमें बांस को लिया जाता है और बांस को गला करके उसकी लुगदी से इसके रेशे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, रेयॉन जो है पूर्ण संश्लेषित रेशा इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें काष्ठ लुगदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काष्ठ का मतलब हो गया लकड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा कौन सा है? पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से केमिकल, पूरी तरह से इसमें जो है केमिकल का प्रयोग किया गया है, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक सोर्स नहीं लिया गया है, वो कौन सा रेशा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है वो पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। और नायलॉन के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह सबसे मजबूत रेशा होता है। सबसे मजबूत रेशा नायलॉन होता है और इस रेशे का इस्तेमाल मजबूत रस्सियों को बनाने में किया जाता है। पर्वतारोही जो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, वे नायलॉन से बने होते हैं। आपने देखा होगा ग्लाइडिंग करने के लिए जो ग्लाइडर्स बनाए जाते हैं, गुब्बारे बनाए जाते हैं उड़ने वाले, उनमें नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो मोटे मोटे रस्से लगे होते हैं वहाँ पे वो नायलॉन का रस्सा बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सर्वाधिक मजबूत रेशा है, देखिए इसी से टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता था। सर्वाधिक मजबूत रेशा कौन सा है? तो यहाँ पर नायलॉन हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पॉलीवूल रेशा किसका मिश्रण है? पॉलीवूल। अब यहाँ पर जो नाम है उसको आप जब अलग अलग कर दीजिएगा, संधि विच्छेद कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। पॉली अलग कीजिए तो पॉली से होता है पॉलिएस्टर, और वूल, वूल का मतलब होता है ऊन। ठीक है, वूल का मतलब ऊन, तो पॉलिएस्टर और ऊन इनका मिश्रण पॉलीवूल कहलाता है। तो पॉलिएस्टर और ऊन, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? यहाँ पर जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग बताना है। तो टाइफाइड यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। टाइफाइड जो है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। खसरा आपका विषाणु के द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौर परिवार में जब हम लोग ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको ग्रहों को याद रखना होता है। ठीक है, तो इससे भी एक सवाल बन सकता है। सौरमंडल में ग्रहों की उपस्थिति जो है, अभी 8 ग्रह हैं, प्लूटो को हटाया गया और यहाँ पे सबसे पहला जो ग्रह होता है वह बुध होता है और दूसरा जो है वो शुक्र होता है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा हमारी धरती है। अब यहाँ पर है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह वो होगा जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। जनरली लोग अगर इसका आंसर नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से कॉमन सेंस लगाएंगे कि जो भाई सबसे नज़दीक है वो सबसे गर्म ग्रह होगा, क्योंकि सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा उसको मिलेगी, तो वो बुध में टिक लगा देंगे। लेकिन यहीं पे आप गलती कर जाइएगा, बुध इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है शुक्र। चूँकि शुक्र बुध से पीछे है, दूसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शुक्र कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र से संबंधित एक इम्पोर्टेंट बात है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लगभग 65% इसकी सांद्रता है। अब समझ लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.02% है, तब हम इतनी गर्मी झेल रहे हैं। और शुक्र ग्रह पे 65% सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो वहाँ जो गर्मी है उसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, ना कि बुध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन में मुख्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो भोजन में जब पोषक तत्वों की हम बात करते हैं और मुख्य पोषक तत्व, तो मुख्य पोषक तत्वों की संख्या 5 होती है। और ये 5 कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन हो गया। तीसरा आपका हो जाएगा वसा, फैट। और चौथा हो जाएगा आपका खनिज लवण, खनिज एवं लवण। और पांचवा आपका हो जाता है विटामिन का। तो इस प्रकार से 5 मुख्य पोषक तत्व भोजन में हमारे पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, भोजन में मुख्यतः 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू हम लोग जो खाते हैं यह क्या है? जड़ है, तना है, फल है, शाखा है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक है? तो आलू का हम लोग जो भाग खाते हैं तो आलू तना है। ठीक है, आलू क्या है? तना है, यह जड़ नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यह धरती के अंदर होता है तो यह जड़ है, लेकिन नहीं, यह एक तना है। और इसमें और इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपको अदरक से संबंधित है। अदरक भी तना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भोजन के नाम आप लोगों को याद रखने हैं जिनके किस हिस्से को हम लोग खाते हैं। किसी का हम लोग तना खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं, किसी के फूल को खाते हैं, किसी के फल को खाते हैं। फल में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में एक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एक सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर ये मात्रक वाला सवाल है, ठीक है। उच्च वेग का मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ये सवाल आपको क्लास 9 का ये सवाल आ गया, यहाँ पे क्लास 9 का एक सवाल यहाँ पर आ गया है। क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर आप देखिएगा, ठीक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर मात्रक का है, मात्रक एवं विमाएँ। वहाँ पे 7 आधारी राशियाँ बताई गई हैं। 7 आधारी राशियों के अलावा व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो मुख्य रूप से आप लोगों को 7 आधारी राशियाँ याद रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियों को याद रखना चाहिए, उनके मात्रक याद रखने चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर मैं डिटेल से एक अलग टॉपिक में जब क्लास 9 वाला मुख्य रूप से सवाल लेकर के मैं आऊँगा तो वहाँ पे इसको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। 7 आधारी राशियाँ कौन कौन सी हैं, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं, उसके मात्रक कौन कौन से हैं, ठीक है। एक सूची तैयार कर दी जाएगी, तो जहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर तैयार करना है आप लोगों को इस सवाल का आंसर। उच्च वेग होता है, मैक में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम में मापा जाता है। दाब आपका पास्कल में मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापते हैं। अब इनमें से कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, हो सकता है कि उच्च वेग वाला नहीं पता हो। तो आपको दाब का तो सबको पता होगा कि दाब को पास्कल में मापा जाता है, ठीक है। दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में, ये भी पता होगा। अब बात रह जाती है उच्च वेग और तरंग दैर्घ्य में। तो तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ये भी चूँकि बार बार पूछा जाने वाला सवाल है तो ये भी लगभग लोगों को पता होगा। उच्च वेग वाला बहुत कम बार पूछा जाता है, इसलिए एक सवाल मैंने यहाँ उच्च वेग वाला डाला ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सारा लगभग मिला हुआ है। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। 1 2 3 4 है। क्वेश्चन नंबर 19, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व आपका अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर होता है जिस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। और जब हम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह उबलने लगता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ़ में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप में, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण के मान के ऊपर सवाल है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी जो अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चिपटी हुई है, बीच में इसका इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है, ठीक है। और इसके सेंटर से जब हम लोग मापते हैं जी के दूरी को, गुरुत्वाकर्षण का मान यानी कि जी, तो जहाँ इसकी दूरी कम होगी, जहाँ इसकी दूरी कम होगी वहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होगा। और जहाँ दूरी अधिक होगी वहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा, ठीक है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है वो दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अगर हम चले जाएंगे तो दूरी हमारी और बढ़ जाएगी पृथ्वी के केंद्र से, है ना। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा। कुतुब मीनार के ऊपर तो यहाँ भी दूरी जो है वो अधिक रहेगी। भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा ध्रुवों की अपेक्षा ज़्यादा दूर में है, ठीक है। अंटार्कटिका के कैंप में, तो अंटार्कटिका हमारे दक्षिणी ध्रुव में है और दक्षिणी ध्रुव यानी कि ध्रुवों पर जो है वो त्रिज्या पृथ्वी की थोड़ी सी कम है। तो जी का मान यहाँ पे इन स्थितियों की अपेक्षा अधिक होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी की अपेक्षा, फिर कुतुब मीनार की अपेक्षा, भूमध्य रेखा की अपेक्षा
अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। अब देखिए, चंद्रमा पर कोई व्यक्ति पहुंच गया और दिन के समय वो आसमान देख रहा है, तो आसमान उसको कैसा दिखेगा? हल्का पीला दिखेगा, नीला दिखेगा, नारंगी दिखेगा या फिर काला दिखेगा? इसका सही आंसर है काला दिखेगा, चौथा ऑप्शन। काला क्यों दिखेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल है जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और उसी की वजह से हमारा जो वायुमंडल आसमान है वो नीला दिखता है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो वहाँ जो है वो ब्लैक हो जाता है। आसमान कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, काला दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए, रक्त यानी कि थोड़ा सा क्षारीय, रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है, तो जो क्षार की जो वैल्यू होगी 7 से अधिक होती है और 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो 5 यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन 5 है, तो 5 तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम अम्लीय, तो ये तो ऐसे ही कट गया। 6.4 ये भी 7 से कम है, तो रक्त अम्लीय नहीं होता है, तो रक्त क्षारीय होता है। अब यहाँ तीसरा ऑप्शन हमारा 7.4 है, ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये क्षारीय वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है, ये सही ऑप्शन है। 8 ज़्यादा अधिक है, जबकि रक्त जो है उतना ज़्यादा क्षारीय नहीं है। ठीक है, कि इसका पीएच स्केल पर 8 माना जाए, इतना ज़्यादा नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सूची 1 रसायन है, सूची 2 उसके सूत्र हैं, आपको इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, यौगिकों को उनके सूत्र से मिलाना है। थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है, एक आपका 5 हो जाएगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बी। धोवन सोडा, धोवन सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, सी का हो जाएगा 2। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से मैच कर लिए। अब ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ए का 5, ठीक, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। पहला ऑप्शन ही सही है यहाँ पे हमारा। चलिए, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो यौगिक हैं उनके सूत्र के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों को ये टॉपिक तो 100% याद रखना है, क्योंकि इससे आपको एक सवाल देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये वर्तमान समय में बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से एक सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं जहाँ भी साइंस का पोर्शन होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन है ऑप्शन नंबर 1 का, CO2 और मीथेन। ये दोनों ही गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना योगदान देती हैं। आइए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के जो सूची है आप उसको यहाँ पर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन है, इसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके अलावा आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसके अलावा आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, इसके साथ ही ओजोन भी है। ओजोन भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जल वाष्प भी।
जितनी ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में होगी, गर्मी वहाँ पे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सर्वाधिक होती है? ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, आप लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसें ही योगदान देती हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी गैस की क्षमता सर्वाधिक है। मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर पांचवा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की क्षमता सबसे अधिक होती है। आइए इससे भी संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता यहाँ पर दी हुई है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता 1 वर्ष तक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उत्पन्न होती है तो ये 1 वर्ष तक अपनी कैपेसिटी रखती है गर्म रखने की। इसके अलावा मीथेन है जो कि 21 वर्ष तक इसका कैपेसिटी है कि 21 वर्ष तक यह अस्तित्व में रहता है। एक बार जब इसका प्रोडक्शन हो जाता है तो 21 वर्षों तक ये वायुमंडल में रहता है और अपना प्रभाव छोड़ते रहता है। उसी प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि 310 वर्षों तक वायुमंडल में अपना प्रभाव छोड़ते रहता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जो कि 140 से लेकर के 11,700 वर्ष तक अपना प्रभाव छोड़ता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जो कि सर्वाधिक है, 23,900 वर्षों तक यह वायुमंडल में मौजूद रहता है। इसकी कैपेसिटी 23,900 वर्षों तक की है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए ओजोन परत से संबंधित भी सवाल आते हैं और ओजोन का अलग क्राइटेरिया है। ओजोन से संबंधित कुछ जो ओजोन परत को क्षय करने वाली गैसें हैं उसका अलग क्राइटेरिया है। आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि इसका ओजोन से कोई लेना देना है। यहाँ जो गैसें दी गई हैं इनका लेना देना ग्लोबल वार्मिंग से है। ठीक है, ओजोन को लेकर के हम दूसरे प्रश्न में इसका डिस्कशन करेंगे, ओजोन से संबंधित। यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित ये सारे टॉपिक्स थे। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना, तो सोना को घुलाने के लिए अम्लराज चाहिए। ठीक है, एक्वा रेजिया भी इसको कहते हैं। अम्लराज यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही है, इसको एक्वा रेजिया भी कहते हैं। एक्वा रेजिया अम्लराज को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 ऐसे तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में यानी कि फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में सर्वाधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये 3 जो केमिकल हैं, ये 3 फर्टिलाइजर्स में सर्वाधिक उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है। सिल्वीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर, तो सिल्वीकल्चर विज्ञान की कौन सी शाखा है भाई? शैवालों के संवर्धन का नहीं, वन के विकास का हाँ, सिल्सिफाइड पादपों का नहीं, कवकों के संवर्धन का नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, वनों के विकास का अध्ययन हम लोग सिल्वीकल्चर में करते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? संकरण प्रयोग यानी कि उन्होंने जो अपना आनुवांशिकी की थ्योरी दी थी मेंडल ने, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल उनका पूरा नाम था और हम सभी ने साइंस के बुक में उनके सिद्धांत को पढ़ा है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, है ना। उन्होंने मटर के पौधे लिए थे। तो मटर के पौधे कौन से थे? चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी, जंगली मटर या फिर पांचवा ऑप्शन? ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कन्फ्यूज़न पैदा किया जा सकता है। हम सभी को पता है कि जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था, वो मटर का पौधा कौन सा था? ऐसे भी कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस सवाल को खास करके तैयार किया है। यहाँ पे आंसर होगा हमारा गार्डन पी का। ठीक है, गार्डन पी यानी कि मटर का जो सामान्य पौधा होता है। इसमें 2 प्रकार के पौधे लिए गए थे, एक झुर्रीदार था
और एक प्लेन वाला था, ठीक है। उसी प्रकार से एक और क्राइटेरिया इन्होंने बनाया था कि एक लंबा मटर वाला पौधा था, एक बौना मटर वाला पौधा था। तो लंबे वाले को कैपिटल टी कर दिया, स्मॉल वाले को बौने पौधे को स्मॉल टी से सूचित किया था। और इसके ऊपर उन्होंने जो भी अपना प्रयोग किया था उसका वर्णन हम लोग आनुवंशिकी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए आज के इस क्लास के आखिरी सवाल को लेते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जब हम लोग ग्रहों के नाम याद रखेंगे तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया है, उस ट्रिक का डिस्कशन अभी करेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ सही आंसर कौन सा है ये आप सोच करके बताइए। तो सबसे पहले बुध है, ठीक, उसके बाद शुक्र है, ठीक, उसके बाद पृथ्वी है, ठीक, उसके बाद मंगल है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन ही सही है भाई, पहला ऑप्शन ही सही है, बाद बाकी के ऑप्शंस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रिक की जो बात मैंने की सूर्य से बढ़ते दूरी क्रम के अनुसार ग्रहों के नाम याद रखने का एक ट्रिक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस न्यू प्लैनेट्स। अब यहाँ पे प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर है। M फॉर मरकरी, मरकरी मीन्स बुध। V फॉर वेनस यानी कि शुक्र। E फॉर अर्थ यानी कि पृथ्वी। M फॉर मार्स मंगल। J फॉर जुपिटर यानी कि बृहस्पति। S फॉर सैटर्न यानी कि शनि। U फॉर यूरेनस यानी कि अरुण। N फॉर नेपच्यून यानी कि वरुण। इस प्रकार से आपके दूरी के अनुसार से ग्रहों के नाम याद रखने का एक ट्रिक है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। जो भी त्रुटि आप लोगों को दिखी होगी, आप लोगों से आग्रह रहेगा, सादर निवेदन रहेगा कि उसके ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम उसको सुधार सकें और आप लोगों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ अधिगम का वातावरण तैयार कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।